नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मिडिल ईस्ट में लगातार तबाही का खतरा बढ़ा हुआ है। एक तरफ गाजा में बेहिसाब तबाही के बाद लाखों लोग की जान की मुश्किल में है। ऐसे हालात बने हुए हैं कि यूएन ने चेतावनी जारी कर दी है। दूसरी तरफ इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग से लेबनान में एक तरफ चीख पुकार है। बारूद की बरसात में लोग की जान बचना मुश्किल है। जंग के एक और मोर्चे पर पहली बार अमेरिका ने अपने घातक बॉम्बर का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद से पूरे मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से यमन के हूती विद्रोहियों के अड्डे पर हमला किया है। हूती के हथियार डिपो को बर्बाद कर दिया। इस हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका। आखिर क्या है इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। ईरान पर कभी भी इजराइल हमला कर सकता है। पेंटागन में इजराइल को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब इजराइल ईरान पर तबाही मचा सकता है। इजराइल ने पहले से ही हमले के लिए टारगेट फिक्स किया है। बस उसे अमेरिका के सहमति का इंतजार था। नेतन्याहू कैबिनेट में पहले ही हमले को लेकर मुहर लग चुकी है। जैसे ही अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने रुख में बदलाव किया है, वैसे ही इजराइल ने सैन्य ठिकानों और मिसाइल साइटों पर वॉर रेडी कर दिए हैं। ईरान में इजराइल कितनी बड़ी तबाही करने वाला है, कितनी तबाही करने जा रहा है, उसका ट्रेलर भी इजराइल ने हाल ही में ईरान में देखने को मिला है। लेकिन सवाल यह उठता है कि इजराइल जब ईरान पर हमला करेगा तो क्या होगा? क्या ईरान चुप बैठेगा? जानकार बताते हैं, इजराइल ईरान पर हमला करता तो अरब में परमाणु युद्ध का अलार्म बज जाएगा। मिडिल ईस्ट में तबाही तय मानी जा रही है। आखिर क्या है ईरान इजराइल की तैयारी? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मिडिल ईस्ट में ही नहीं, आने वाली है। यूरोप में भी महाजंग के ऐसे हालात बन गए हैं। यूरोप में भी तबाही आने वाली है। यूरोप में महायुद्ध का फ्रंट खुलने जा रहा है। पुतिन और उनकी सेना रूस के पास मौजूद नाटो देशों पर हमला कर सकती है। और इस हमले की वजह बनेगी रूस की वो घेराबंदी जो नाटो कर रहा है। अमेरिका के साथ नाटो के कई देशों ने कई मोर्चे पर रूस को घेरना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, नाटो रूस के खिलाफ परमाणु युद्धाभ्यास भी कर रहा है। इस बात से भड़के पुतिन कोई भी कदम उठा सकता है। हिंद प्रांत क्षेत्र में ताइवान चीन के बीच तनाव सबसे डरावने मोड़ पर है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। यह जंग किसी भी वक्त महाजंग में तब्दील हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध बहुत नजदीक है। लेकिन सवाल यह है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो क्या होगा? क्या महाविनाश की शुरुआत हो गई है? आखिर कैसे? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। इजराइल हमास के बीच जंग का मिडिल ईस्ट में लगातार फैलती जा रही है। इजराइल ने पहले गाजा में हमास को नेस्तो नाबूद कर दिया,
फिर हिजबुल्लाह पर टूट पड़ा और करीब 1 महीने से लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह के एक कमांडर को चुन चुन कर मारा जा रहा है। गाजा से लेबनान तक इजरायली सेना आसमान से आग के गोले बरसा रही है और इस जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में गाजा से लेकर लेबनान, यमन से लेकर ईरान तक महाजंग का मैदान तैयार किया जा रहा है। मिडिल ईस्ट के आधा दर्जन देशों पर जंग और उससे होने वाली तबाही का खतरा मंडरा रहा है। सवाल यह है कि क्या यह महायुद्ध का टेलर है? क्या ईरान का इजराइल पर हमला अब भयानक जंग में मुड़ रहा है? क्या यह लड़ाई ऑटोमेटिक मोड़ तक पहुंच जाएगी? मिडिल ईस्ट के हालात काफी ज्यादा तनाव से गुजर रहे हैं। वहां पर बारूदी बारिश हो रही है और इस जंग में इजराइल की मदद लगातार अमेरिका कर रहा है। मैं आपको ताजा तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर यमन से है, जहां हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने जबरदस्त तरीके से हमला किया। अमेरिका ने B-2 बॉम्बर से यमन के हूती विद्रोहियों के अड्डे पर हमला किया, हूती के हथियारों डिपो को बर्बाद कर दिया और इस हमले से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की आशंका है। और यह हथियार डिपो जमीन के अंदर कंक्रीट के बंकरों में थी, जिन्हें बमबारी से तबाह किया गया। हूती विद्रोहियों के हथियारों के दम पर लाल सागर, बाब अल मंदेब खाड़ी और अदन की खाड़ियों में इंटरनेशनल जहाजों पर, मिसाइलों पर, रॉकेट और ड्रोन से हमला करते थे। अमेरिका के इस हमले का मकसद है हूती विद्रोहियों को कमजोर करना, ताकि इंटरनेशनल समुद्री रास्तों को इनकी वजह से कोई खतरा पैदा ना हो सके। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका के इस हमले में हूती को कितना नुकसान हुआ है, उसको जरा समझिए। B-2 स्थिरत बॉम्बर से हूती के भूमिगत बंकरों को निशाना बनाया गया। यमन की राजधानी सना के नजदीक 5 हथियार डिपो पर सटीक हमला किया गया और दावा यह भी किया गया कि जमीन के भीतर हूती विद्रोहियों ने घातक हथियार छुपा कर रखे थे और हमले में हूती के दर्जनों लड़ाकों के मारे जाने की आशंका। मिडिल ईस्ट में कई सालों के बाद पहली बार अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक हथियार उतारा। इससे पहले अमेरिकी सेना ने यमन में फाइटर जेट का इस्तेमाल किया और अमेरिका ने 1 महीने पहले ही B-2 बॉम्बर की तैनाती हिंद महासागर में भी की। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इजराइल ने 1 अक्टूबर को हुए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का जवाब देने की कसम खाई है। जानकारों का यह दावा है कि अमेरिका चुनाव से पहले इजराइल ईरान के मिसाइल हमले का जवाब किसी भी वक्त दे सकता है। इसके लिए इजराइल ने पूरी तैयारी कर रखी है। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह और गाजा में हमास के साथ इजराइल का संघर्ष लगातार जारी है और दावा यह भी किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से कमजोर करने के बाद इजराइल ईरान पर अटैक करेगा, क्योंकि हमास को कमजोर करने के बाद ही इजराइल ने हिजबुल्लाह पर अटैक किया था। और इसी बीच हूती पर अमेरिका का हमला मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। ईरान समर्थित शिया चरमपंथी समूह पर हमला ऐसे वक्त में किया गया था जब इस क्षेत्र में भारी तनाव था। और खास बात यह है कि यह हमला अमेरिका ने अकेले किया है, जबकि इससे पहले वो ब्रिटेन के साथ यमन में कार्रवाई करता रहा है। अमेरिका ने हूती पर हिले के लिए जिस हथियार B-2 स्थिरत बॉम्बर का इस्तेमाल किया था, अब उसकी खासियत भी समझ लीजिए। लाइए स्क्रीन पर। B-2 स्थिरत
बॉम्बर की खासियत इसकी स्टील्थ तकनीकी, भारी मात्रा में बम गिराने की क्षमता है और यह बॉम्बर परमाणु और पारंपरिक दोनों तरीके से हथियारों को ले जा सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई तक जाने वाला इस बॉम्बर को 2 पायलट उड़ाते हैं। एक बार में 9,600 किलोमीटर दूर तक का सफर पूरा कर सकता है और इस वजह से B-2 स्टीलथ बॉम्बर दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती है। B-2 स्टीलथ बॉम्बर में कुल 4 इंजन होते हैं जो 18,000 किलोग्राम तक ले जाने की क्षमता, ताकत रखता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि B-2 स्टीलथ बॉम्बर की दुनिया का महंगा हथियार माना जाता है। कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका रूस खतरनाक हथियारों की रेस में लगे थे, तब अमेरिका में इसे तैयार किया गया था और साल 1987 से सन 2000 तक B-2 स्टील्थ बॉम्बर का निर्माण किया गया था। अमेरिका ने 132 यूनिट B-2 स्टील्थ बॉम्बर बनाने का टारगेट रखा था, मगर 21 का ही निर्माण किया गया था। B-2 विमान 2008 और 2022 में हादसे का शिकार हो गया था। अमेरिका के पास अब सिर्फ 19 B-2 बॉम्बर बचे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अमेरिका इस जंग में पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल को सेना से लेकर हथियार तक में मदद कर रहा है। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद अमेरिका ने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड की तैनाती इजराइल में कर दी है। इजराइल के अलग अलग इलाकों में थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है और यह एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के लिए कितना जरूरी था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से देखकर लगा सकते हैं, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद उस जगह पहुंचे जहां थर्ड की तैनाती की गई। इस एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए अमेरिका ने अपने सैनिकों को भी इजराइल भेजा है। एक तरफ इजराइल अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान पर सबसे बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। इजराइल की सेना कभी भी ईरान पर हमला कर सकती है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को आदेश मिलते ही ईरान पर मिसाइलों की बारिश शुरू हो जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजराइल की आर्मी ने नेतन्याहू को उन ठिकानों की लिस्ट सौंप दी है जहां पर इजरायली सेना हमला करेगी और टारगेट तय करेगी। सिर्फ वक्त तय होना बाकी है। इजराइल ने ईरान को सबसे पहला सबक भी सिखा दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ईरान के 1 अक्टूबर के हमले के जवाब में इजराइल ने हाल ही में सबसे खतरनाक साइबर अटैक किया है। इजराइल ने ईरान पर ऐसा हमला किया जो इजराइल के एक्सपर्ट ने अपने ही मुल्क में बैठे बैठे इसको अंजाम दे दिया और ईरान की कमर तोड़ कर रख दी है। ईरान का पूरा सिस्टम इस साइबर अटैक की जद में आ गया है। जिस तरीके से इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबक सिखाने के लिए पहले ना तो अपनी सेना का इस्तेमाल किया, ना अपने बम का इस्तेमाल किया, ना अपने बारूद का इस्तेमाल किया और ना ही अपनी मिसाइल का इस्तेमाल किया, अब ठीक उसी तरीके से ईरान के साथ इजराइल पर साइबर अटैक किया गया है। और इजराइल ने यह अटैक कैसे किया, कहां किया, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए दिखाना, बताना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ईरानी सरकार और उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर साइबर हमला हुआ। इसके जरिए इजराइल ने न्यूक्लियर से जुड़ी कई अहम जानकारियां चुरा ली। ईरान के सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी के हवाले से कहा गया कि इस साइबर अटैक की जद में ईरान सरकार की तीनों शाखाएं, न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका चपेट में आई है और जिन संस्थानों पर हमला हुआ उसकी फहरिस्त यह बताती है कि चोट कितनी ज्यादा गहरी है। इस साइबर अटैक की चपेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट, बंदरगाह, परिवहन निगम
नेटवर्क, ईंधन वितरण सिस्टम और न्यायपालिका नेटवर्क तक आ गया था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि तुर्कमेनिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन से दोस्ती बढ़ा रहे थे, तो दूसरी तरफ इजराइल तेहरान में साइबर अटैक को अंजाम दे रहा था। इजराइल ने पहले यह धमकी दी थी कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोलकर बड़ी गलती की, उसको इसकी कीमत चुकानी होगी। और ईरान पर साइबर अटैक कर इजराइल ने ट्रेलर दिखा दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमले की तैयारी सिर्फ एक जगह चल रही है। इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान ने भी धमकी दे दी है, अगर इजराइल हमला करता है तो अरब में परमाणु युद्ध का अलार्म बज जाएगा। फिर अब में शुरू हुई एटमी आंधी पूरे यूरोप तक फैल जाएगी और पलटवार के लिए ईरान स्पाइस सैटेलाइट का सहारा ले सकता है, जिससे इजराइल में भारी तबाही मच सकती है। और दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान रूस की मदद से जासूसी उपग्रह में अंतरिक्ष में भेज चुका है, जिससे लगातार इजराइल की निगरानी की जा रही है। ईरान ने 2 बार मिसाइल स्ट्राइक करके अपने तेवर जता दिए हैं। यानी एक तरफ इजराइल ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान इजराइल को एटमी जंग की धमकी दे रहा है। एक तरफ ईरान के साथ महाशक्ति रूस का हाथ है, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका का। यानी अब ईरान पर इजराइल का एक भी हमला या इजराइल पर ईरान का एक भी हमला मिडिल ईस्ट को तबाह कर सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एक तरफ मिडिल ईस्ट में घेराबंदी चल रही है और महाजंग का मैदान तैयार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध अब रूस और नेटो देशों में जंग की वजह बनती जा रही है। यूरोप में रूस और नेटो के बीच किसी वक्त महाजंग की शुरुआत हो सकती है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक रूसी सेना यूरोप में मौजूद नेटो देशों पर हमले की तैयारी कर चुकी है। रूस का ऑपरेशन यूरोप किसी वक्त शुरू हो सकता है। खुफिया जानकारी मिली है तो नेटो ने रूस के खिलाफ अपनी तैयारी कर ली है। अमेरिका की अगुवाई वाला नेटो रूस की घेराबंदी करने में जुट गया है। नेटो सेना यूरोप में परमाणु युद्ध अभ्यास कर सकती है। स्टीफास्ट नून 8 सैन्य बेस पर हो रहे इस युद्धाभ्यास में 13 देशों के 2000 सैनिक और 60 लड़ाकू विमान हिस्सा ले रहे हैं। और रूस की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका यूरोप में अपने बेस पर परमाणु क्षमता के लेस फाइटर जेट की तादाद बढ़ाने जा रहा है। और यह काम सबसे पहले हंगरी में मौजूद अमेरिका बेस पर किया जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका और नेटो के इस तैयारी का जवाब पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करके दिखा दिया है। और दावा किया जा रहा है कि रूस ने उत्तर कोरिया से 10,000 से ज्यादा सैनिक मंगा लिए हैं। इन सैनिकों को स्पेशल युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। स्पेशल युद्ध यानी नेटो के खिलाफ जंग। पुतिन ने अंडरग्राउंड जंग की तैयारी कर ली है और इसके साथ ही जल और नभ में से नेटो देशों की घेराबंदी कर दी है। रूस की वेनेजुएला को नया ठिकाना बना रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले 1 महीने से रूस का उत्तरी बेड़ा लगातार मूव कर रहा है ताकि समुद्र में रूसी नौसेना की मौजूदगी दर्ज हो सके। और रूस के प्लान के मुताबिक अब रूसी बेड़ा अटलांटिक में युद्धाभ्यास भी शुरू करेगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि चीन ने भी अमेरिका की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। चीन ने भी ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास का शुरू कर दिया है। चीन ने युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को चारों ओर से घेर लिया है। चीन के मुताबिक उसकी सेना ताइवान के चारों तरफ ज्वाइंट स्क्वाड भी ड्रिल कर रही है, लेकिन यह ड्रिल किसी भी युद्ध की तैयारी से कम दिखाई नहीं दे रही है। और यही वजह है कि इस वक्त ताइवान में वॉर अलर्ट है।
हिंद प्रांत में ताइवान और चीन के बीच सबसे डरावने मोड़ पर इस वक्त तनाव है। मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप तक इस वक्त जंग छिड़ी हुई है और यह जंग किसी भी वक्त महाजंग में तब्दील हो सकती है और महाजंग में बदला तो दोनों तरफ से परमाणु हमले से हो सकता है, क्योंकि हर कोई दूसरे को परमाणु हमले की बार बार धमकी दे रहा है। अगर परमाणु हमला हुआ तो पूरी दुनिया में एक बड़ी तबाही होगी और तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। धरती की सबसे विनाशक घड़ी कभी भी आ सकती है जिस तरह के हालात हैं। और सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो उसके बाद क्या होगा, क्योंकि हर कोई यह जानना चाहता है कि तीसरा विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे खतरनाक युद्ध साबित होगा, क्योंकि एडवांस तकनीकी फ्यूचर वेपन्स के साथ यह जंग लड़ी जाएगी। जाहिर है कि युद्ध की चपेट में आने से यूरोप और चीन की 99% आबादी मारी जाएगी। बारूदी हमले के बाद धरती पर भयंकर अकाल से सबसे ज्यादा लोग मारे जाएंगे। अमेरिका से एशिया तक धरती पर 5 महाद्वीपों की जंग फैल जाएगी और इसका एपिक सेंटर यूरोप हो सकता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि रूस यूक्रेन से शुरू हुआ तीसरा विश्व युद्ध ईरान, लेबनान, इजराइल, सऊदी अरब, चीन, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया तक फैलने की आशंका जाहिर की जा रही है और रूस अमेरिका पर भी परमाणु मिसाइलों से हमला कर सकता है। यानी जंग से अमेरिका भी अछूता नहीं रहेगा। जिस तरीके के हालात पूरी दुनिया में बने हैं, आने वाले वक्त में ये हालात पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि महाजंग का आगाज हो चुका है और विश्व युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है। इसलिए आपको सावधान रहने की भी जरूरत है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।